हम इस पे बात करेंगे इनकम टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, आयकर नियोजन एवं प्रबंधन। अब यहाँ पर मैनेजमेंट भी शामिल हो जा रहा है। अभी आप लोगों ने जो रिसेंटली पढ़ा है बी का फाइनल ईयर में, आपने जो पढ़ा इनकम टैक्स, ठीक है, आयकर, जानते हैं कि आयकर क्या होता है। आयकर जो है इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स है। जितने भी टैक्सेस हैं उसमें से डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आपका आयकर आता है, ठीक है। अब ये आयकर, ठीक है, आयकर इनकम टैक्स, ठीक है। अब ये शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये क्या है ना, आय, इनकम, कर, टैक्स, ठीक है। कर का मतलब होता है कि कुछ पार्ट देना। आय जो है यह व्यक्ति क्या करता है, उसकी इनकम ऑफ सोर्सेस, कमाना, ठीक है। तो जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को अपने या अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए, ठीक है, उसको सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए कुछ धन की आवश्यकता पड़ती है, पूंजी की आवश्यकता पड़ती है ना। तो भाई वो आएगा कहां से, यहां पर ये ना, इसको हम यदि सरल शब्दों में कहें तो जीवन निर्वाह के लिए व्यक्ति को पूंजी की आवश्यकता होती है ना, धन की आवश्यकता होती है, रकम की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह अपना जीवन निर्वाह कर सके। अब जीवन निर्वाह करने के लिए उसको विभिन्न संस्थाएं, बहुत सारी चीजें मिल जाती है भाई। उसको पारिवारिक है, संगठनात्मक है, सामाजिक है, ठीक है, सांस्कृतिक है, और इस तरीके से उसके सभी दायरे में रह के उसको कार्य को करना पड़ता है ना। और ठीक ऐसे ही जिस तरीके से इंडिविजुअल हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसे ही इसकी आवश्यकता किसको पड़ती है, सरकार को पड़ती है। क्योंकि भाई सरकार जो है वह अपनी जनता के लिए क्या करेगा, है ना। तो जनहितकारी या लोक कल्याणकारी, ठीक है, इन कार्यों को पूरा करने के लिए या समाज, देश, इसके कार्य करने के लिए, उसके उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए सरकार को भी धन की आवश्यकता पड़ती है। अब ये धन कहां से आएगा, तो ये कहां से आता है, ये व्यक्तियों से वह लेता है। तो इस धन की जो पूर्ति है, इसकी जो आवश्यकता है, इसको वह पूरा कहां से करता है, वह जनता के द्वारा करता है। और जो पब्लिक होते हैं, जो पब्लिक हैं, उनसे वह विभिन्न टैक्सों के माध्यम से लेता है। अब टैक्स जो है, टैक्स की हिस्ट्री यह भी आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको नॉलेज होगा कि भाई कर जो है ये पहले चलता था चुंगी के नाम से और इस तरीके से, तो ये काफी पुराना है, अंग्रेजों के जमाने से। और उससे भी पहले का है, जब राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, सत्ता होती थी, तब भी होती थी कि राजा महाराजा जो होते थे वो अपनी प्रजा से उनकी जो आय है उससे कुछ हिस्सा वह ले लेते थे और उसको जन कल्याण के रूप में वह उपयोग करते थे। अपने राज्य की जो जनता है उनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए उन रकमों का उपयोग करता था, है ना। तो टैक्स ये वही है, कर के माध्यम से लिया जाता था। अब कर यदि हम देखें तो इसको शॉर्टकट में यदि समझना है तो आप ये कहें कि व्यक्ति जो है कर जन्म से लेकर मृत्यु तक के देता है, ठीक है। अब इसमें विभिन्न प्रकार के टैक्सेस हैं आपके। तो टैक्स जो है वो दो तरीके से है, एक तो डायरेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट है। हम यहाँ पर जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे हैं, आप जिसको जानते हैं, सेल टैक्स, वेल टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये बहुत सारे आपके टैक्सेस हैं, है ना। भाई जीएसटी आ गई, अभी सारी टैक्सों को एक साथ समाहित करके जीएसटी के रूप में ले लिया गया है ना। इसके माध्यम से दिया जाता है। सेल टैक्स है आपका परचेसिंग के लिए है, और रोड टैक्स है, अन्य प्रकार के आपके टैक्स, बहुत सारे टैक्स हैं। तो इन करों को एक तरीके से ये काफी महत्वपूर्ण टैक्स होता है, ये प्रत्यक्ष कर आयकर होता है। तो प्रायः इसमें ये देखा जाता है कि प्रत्येक वर्ष सरकार जो है बजट जब पेश करती है ना, तो ये आम जनता को ध्यान में रखकर बजट को तैयार किया जाता है और उसके साथ साथ वो क्या करता है, उसमें परिवर्तन करता है। तो जो आवश्यक परिवर्तन होते हैं वो करते हैं।
आयकर से यहाँ पर ये भी देखा जाता है, आयकर आपने देखा होगा तो इसमें बहुत सारे आपको जो बजट तैयार करते हैं तो उसमें छूट प्रदान की जाती है कि भाई कितना देना है, क्या करना है, कैसे करना है, इस तरीके से। तो आयकर जो है, यहाँ आय कर ये एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है जो किसी व्यक्ति द्वारा गत वर्ष में अर्जित, गत वर्ष में यानी कि प्रीवियस ईयर में, ठीक है, जो एक्यूज करता है या रिसीव करता है, प्राप्त करता है, तो शुद्ध कर योग्य आय उसको कहा जाता है नेट टैक्सेबल इनकम पर चालू निर्धारण वर्ष। देखिए अब इसमें जो जो शब्द आ रहे हैं उसकी डेफिनेशन को भी आपको समझना है। ये आपको मुख्य परिभाषा के अंतर्गत, मेन डेफिनेशन के अंतर्गत ये आते हैं और इसका हर एक की डेफिनेशन आपको मालूम होना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि रिसिप्ट यानी गत वर्ष, प्रीवियस ईयर, ये एक इंपॉर्टेंट है जिसमें कि कैलकुलेशन ईयर माना जाता है कि भाई वर्तमान समय में यदि हम कर रहे हैं 2021 के लिए यदि रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें हम किसको करेंगे, आपका 1920 का लेंगे, ठीक है, 2019-20 का, क्योंकि भाई गत वर्ष मतलब जो अर्जित किया है, जिस वर्ष में वो अर्जन करेगा उसी वर्ष में उसका रिटर्न भी भरता है, ठीक है। चालू कर निर्धारण वर्ष, तो कर निर्धारण वर्ष क्या हुआ आपका, जो प्रेजेंट चालू, भाई आपका कौन सा ईयर हो गया, ये 2020 और 21, और आपको जब इसका रिटर्न करेंगे तो 1920 का करेंगे। तो इस तरीके से करेंट असेसमेंट ईयर में निर्धारित आयकर की दरों की गणना करके केंद्र सरकार द्वारा इसको वसूल किया जाता है, ठीक है। आयकर किसके द्वारा चुकाया जाता है, हु इज द लेवल टू पे इनकम टैक्स, तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार, जिसकी गत वर्ष की कुल आय, ठीक है, वीडियो बंद कर देंगे, कुल आयकर मुक्त आय की अधिकतम सीमा से अधिक होने पर इस आधिक्य पर, यानी कि इसके जो बैलेंसेस होते हैं, ठीक है, जो सरप्लस है, तो जो सरप्लस होगा उस पर वह टैक्स देगा। और इसके अतिरिक्त जो है फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, एसोसिएशन पर्सन्स हैं, एसोसिएट पर्सन्स हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, व्यक्तियों का समूह है, इनके द्वारा इसको चुकाया जाता है। ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको अभी बता रहा हूं, फिर इसके बाद हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर हमने आय की बात की थी, एक मुख्य बात छूट गई, आय की बात की थी। अब आय के साधन जो हैं, रिसोर्सेज जो हैं, इनको कुल 5 भागों में विभाजित किया गया है। किसी भी व्यक्ति की आय जो है, ठीक है ना, माने इनकम ऑफ सोर्सेस, इसको हम ये कह सकते हैं कि भाई किसी व्यक्ति की आय के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। तो ये 5 हैं, आपको मालूम है। पहला है आपका वेतन, सैलरी बेस पर है ना, अर्थात इसमें कि भाई कोई काम करता है और उसको एक निश्चित अवधि के अंतर्गत या निश्चित अवधि के बाद जो उसकी पारितोषिक मिलती है, पारिश्रमिक मिलती है, उसको हम वेतन कहते हैं। जब हम एक एक हेड में जाएंगे तो इसका पूरा एक एक चीज की हम बात करेंगे कि वो क्या होता है, कैसा होता है और किस तरीके से किए जाते हैं, ठीक है। यहां पर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में अभी बता रहा हूं। दूसरा हो गया आपका, पहला क्या हो गया आपका, वेतन, सैलरी, ठीक है। दूसरा मकान संपत्ति, मकान संपत्ति अर्थात संपत्ति से भी अर्न होता है ना। तो संपत्ति से कैसे अर्न होता है भाई, कि भाई संपत्ति तैयार की गई, अब उसको रेंट पर दे दिया गया, मॉर्गेज रख दिया गया या किसी भी तरीके से, तो उससे भी आय का एक स्रोत बनता है। इसका डिस्क्राइब हम नेक्स्ट चैप्टर वाइज करते जाएंगे, अभी मुख्य मुख्य बातें ही करते हैं। तीसरा जो है, पहला हो गया वेतन, दूसरा हो गया मकान संपत्ति, तीसरा हो गया व्यवसाय। व्यक्ति जो है भाई कार्य करता है, व्यवसाय करता है, ठीक है, व्यापारिक क्षेत्र में जाता है, बिजनेस करता है, तो उससे भी उसको इनकम होता है। चौथा पूंजी, कैपिटल
भाई पूंजी है, अब पूंजी के इन्वेस्ट करता है, वो दूसरी जगह लगाता है, उससे भी उसको आय होता है। और लास्ट में आता है आपका पांचवा पॉइंट, अन्य साधन। अब अन्य साधन, अदर सोर्सेस जो हैं, अब इसमें बहुत सारे होते हैं कई प्रकार से। कई ये होता है कि भाई इनाम से जीत गया, लॉटरी से जीत गया, ठीक है, या बैटिंग कर लिया, या किसी भी प्रकार से। तो ये बहुत सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जब हम मुख्य पॉइंटों पर जाएंगे तो उन सारी चीजों को विश्लेषण उसका उस समय करेंगे। तो ये इनकम जो है, किसी व्यक्ति की इनकम के जो रिसोर्सेस है, साधन, वो 5 प्रकार से होते हैं: वेतन, मकान, संपत्ति, व्यवसाय, पूंजी और अन्य साधन से। इन 5 हेड में आयकर के दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति की आय को विभाजित की गई है और इसी के माध्यम से आपको आयकर की गणना करनी होती है। अब आयकर कर की बात करें, हमने बात कर लिया आय के बारे में, अब हम कर के बारे में बात करें तो कर का इतिहास जो है काफी पुराना है, ठीक है। यानी कि जब अंग्रेज थे तो उस समय भी लेते थे। आप लोगों को जैसे मालूम हो कि आप लोग गाड़ी वगैरह खरीदते हो तो उसमें रोड टैक्स देना पड़ता है, तो टैक्स तो हर जगह देना पड़ता है आपको, ठीक है। तो टैक्सेस जो है ये गवर्नमेंट जो है आम जनता के लिए जनहित के उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाकर उससे वह अर्न करती है, धन अर्जित करती है और उस अर्जन करने के बाद उसको जनहित में उपयोग करती है। तो कर जो लगाया जाता है वो विभिन्न प्रकार के हैं और बहुत सारे कर होते हैं, ठीक है। रोड टैक्स है, सेल टैक्स है, वेल टैक्स है, ठीक है। आप कोई भी चीज करते हैं, सर्विस टैक्स है, तो जो भी हम परचेज करते हैं तो उसमें टैक्स सरकार को देते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं कि भाई जो टैक्सेस हैं, ये तो टैक्स के बारे में बात हुई। टैक्स के बारे में मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यह आपको पहले से मालूम है, इसकी हिस्ट्री का, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में, है ना। अब यहाँ हम बात कर रहे थे आयकर की। अब इसमें इनकम टैक्स जब ले रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी है। तो एक करदाता की कर योग्य आय, ठीक है, उस पर कर की गणना करना, उस कर की राशि को वसूल करने का कार्य कौन करता है? डिपार्टमेंट करता है। तो इनकम टैक्स ऑफिस होता है, उसका डिपार्टमेंट होता है और उसके जो पृथक पृथक विभाग होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है, जिससे कि वो आयकर का गणना करते हैं और आयकर विभाग उसको कहा जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं जो कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, केंद्रीय बोर्ड के अंतर्गत इसको नियंत्रण किया जाता है। और ये विभाग केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके अधीन होता है, ठीक। वित्त अधिनियम, फाइनेंस एक्ट, यहाँ पर एक्ट भी लागू होती है। तो इसमें सामान्यतः जो प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी माह, ठीक है, फरवरी माह के अंतिम जो सप्ताह होता है उसमें संसद में एक विधेयक यानी कि बिल उसको प्रस्तुत किया जाता है, जिसे वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल कहा जाता है। यह हर साल सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है संसद में पेश करती है और इसके बाद, इसके पास हो जाने के बाद ये क्या हो जाता है? वित्त अधिनियम कहलाता है ना। फाइनेंस बिल जो है ये आपका है, आप लोग देखते होंगे हर साल पेपर में, न्यूज़पेपर वगैरह में आता है और न्यूज में आता है ये सारी चीजें। और फाइनेंस मैटर जो है ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो फाइनेंस जब बजट जब पेश किए जाते हैं तो उस समय सबकी नजर उस पर होती है कि सरकार जो है क्या डिसीजन ले रही है, क्या निर्धारण कर रही है ना। तो इस तरीके से, तो इस अधिनियम में प्रत्येक वर्ष जो संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिए आयकर की दरों का उल्लेख किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं कि कर निर्धारण वर्ष के लिए आयकर की दरें, जो रेट्स हैं, यानी कि जैसे कि मान लीजिए हम कहें कि भाई एक व्यक्ति है, उसकी आय पर कितना टैक्स लगेगा और कितने पर छूट मिलेगा, कितने पर नहीं मिलेगा। तो जैसे कि कुल व्यक्ति की आय जो है 3 लाख रुपए, तो 3 लाख में क्या हो उसको भाई टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? अब ये 3 लाख रुपए कौन सी? सालाना, एक निश्चित अवधि के अंतर्गत उसमें सालाना जो अवधि है उसमें उसने अर्जन कितना किया है, उसकी इनकम कितनी है, जिस पर कि उसको टैक्स देना है। तो ये टैक्स का स्लेब होता है। तो टैक्स स्लेब है, तो
तो टैक्स स्लैब के लिए जब देखते हैं तो उसमें अलग अलग हम देखेंगे कि इंडिविजुअल है या फर्म का है या कंपनी का है या सीनियर सिटीजन है या आपका स्पेशल सीनियर सिटीजन है, यानी कि वरिष्ठ है, सामान्य और आपके वरिष्ठ। तो इस तरीके से इनके डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अलग अलग होंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस अधिनियम के आधार पर आयकर अधिनियम की जो आवश्यक जो संशोधन है उसको किए जाते हैं। यदि किसी वर्ष वित्त अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया जाता है तो उसको पूर्व वित्त अधिनियम के संशोधन को ही लागू मान लिया जाता है और उसके अनुसार से ही उसको लागू किया जाता है। अब हम आयकर की जो बात करें, इसकी विशेषता के बारे में बात करें कि भाई ये फीचर्स के बारे में बात करें कि आयकर की जो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं या इसके फीचर्स क्या हैं। तो आयकर विषय का जब हम सब्जेक्ट का जब एनालिसिस करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो उसमें विभिन्न जो जानकारियां हैं वो आवश्यक हो जाती हैं। तो इसमें हमको ये देखना होता है कि इसकी जो आयकर के जो प्रमुख एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं। तो ये आयकर, तो सबसे पहले आपको जैसे कि मैंने बताया कि ये एक प्रत्यक्ष कर है। आयकर जो है ये प्रत्यक्ष कर है। आयकर जो है एक प्रत्यक्ष कर है। जब कोई कर किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है और वही व्यक्ति, ठीक है, माइक बंद, जिनने भी माइक ऑन रखा है वो माइक बंद करेंगे प्लीज। जब कोई कर किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है और वही व्यक्ति उसका भार सहन करता है, अर्थात वही व्यक्ति उसको टैक्स पे होता है, किसी अन्य व्यक्ति को उसको हस्तांतरित नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष का मतलब इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, यानी जिस व्यक्ति के लिए है वही व्यक्ति उसको फॉलो करेगा, दूसरे व्यक्ति को उसको हस्तांतरित नहीं किया जा सकता और उसको ही हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और ये अपने आप में एक ही कर है जो कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, यानी व्यक्ति जो कमाता है उसी पर वो उसको टैक्स देता है, उसके बदले कोई दूसरा उसमें टैक्स नहीं देता। जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स की हम जब बात करते हैं तो उसमें यह है कि जैसे आप कोई चीज परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो उसमें भी आप टैक्स देते हैं, लेकिन वो टैक्स जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं जाती है या संबंधित व्यक्ति के पास नहीं जाता है डायरेक्ट, वह विभिन्न चैनलों के माध्यम से होकर वहां तक जाता है, इसलिए हम उसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। दूसरा पॉइंट है केंद्रीय कर है। ये सर इंग्लिश में केंद्रीय कर, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। दूसरा केंद्रीय कर, सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल टैक्स। तो ये आयकर केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया जाता है और केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया जाता है और लगाया जाता है, ठीक है। कर मुक्त इसकी सीमा यह भी महत्वपूर्ण है। आयकर गत वर्ष की शुद्ध कर योग्य आय पर लगाया जाता है, यानी कि आपका नेट जो टैक्स है, आपका टैक्सेबल इनकम, ठीक है, नेट टैक्सेबल इनकम, नेट कर योग्य आय पर, ठीक है, कर योग्य आय पर, तो टैक्सेबल इनकम, ठीक है, ओके। तो
ये क्या होता है, नेट जो आपका टैक्सेबल इनकम आता है, ठीक है, शुद्ध कर योग्य, यहां पर एक वर्ड जोड़ेंगे शुद्ध, नेट टैक्सेबल इनकम जो है उस पर लगता है, यानी गत वर्ष, अर्थात इसको हम आगे चलेंगे तो इसको स्पष्ट करूंगा, आगे चलेंगे तो मुख्य मुख्य बिंदु को मैं अभी ले रहा हूं, ठीक है। कर मुक्त सीमा, इसमें आपका ये भी ध्यान रखना है कि भाई टैक्स जो है वह किस सीमा तक, लिमिट है ना, टैक्स लिमिटेशन, ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई ये क्या होता है। तो आयकर अधिनियम में करदाता की योग्य आय का एक निर्धारित हिस्सा होता है जो कि कर मुक्त उसका होना, उसका उल्लेख होता है, और इसके अनुसार से कर मुक्त आय की सीमा सर जो थोड़ा है। इंग्लिश में भी बताइए ना। हाँ जी, इंग्लिश में थोड़ा बताइए ना, समझ नहीं आ रहा है। बता तो रहा मैं, बीच बीच में वो वर्ड यूज कर रहा हूं। ओके, समझ में आ रहा है। इनकम टैक्स जो है वह इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के लिए उपयोग होता है, वह करदाता होता है, वह देय होता है, ठीक है। तो आयकर जो है ये प्रत्येक करदाता, यानी कि इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार, ठीक है, इनके द्वारा देय होता है। माने कौन देता है, ठीक है। अब इसमें जो कॉर्पोरेट टैक्स भी इसको कहा जाता है, कंपनियों पर लगने वाले जो आयकर हैं को निगम कर यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स भी कहते हैं। आयकर की गणना कर निर्धारण वर्ष, ठीक है, असेसमेंट ईयर, ठीक है, असेसमेंट ईयर, इसके आधार पर किया जाता है। टैक्स जो कैलकुलेशन होता है वो करेंट असेसमेंट ईयर के आधार पर होगा। आयकर की जो गणना है, यानी कि जब आप इनकम टैक्स की कैलकुलेशन आप करते हैं, उसकी पेमेंट या फिर रिसीविंग या फिर उसकी रिकवरी जो है वह प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष में उसको वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित किया जाता है उसमें, ठीक है। तो ये जो संबंधित प्रत्येक गत वर्ष से संबंधित कर निर्धारण वर्ष, यानी इसमें आपका असेसमेंट ईयर जो है यह काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि 31 मार्च 2020 तक की आय पर आयकर का भुगतान संबंधित यानी उससे रिलेटेड असेसमेंट ईयर 2020-2021 में किया जाएगा। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, अभी इसके पहले ही मैंने बताया था असेसमेंट ईयर, यानी कि आपका चालू कर निर्धारण वर्ष, ये काफी महत्वपूर्ण होता है कि भाई कर निर्धारण वर्ष क्या होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका वर्तमान में है 2020 और 21, ये आपका कर निर्धारण वर्ष हुआ, लेकिन इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, एक समयावधि फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च, ठीक है, आपका प्रीवियस है ना, जिसमें आपने आय अर्जित किया है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है। तो आप इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो इस पर आपको करना होगा। ओके, अब इसमें टैक्सेस का मैं आपको ये भी बता दूंगा कि भाई कौन कौन से टैक्सेस हैं, इसके दायरे क्या हैं, ठीक है। आयकर का जो कर लगाने के जो उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्ट, भाई आयकर लगाने के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ चेंजिंग इनकम टैक्स,
ऑन रखेंगे सर तो उससे आपका आवाज नहीं आ रहा है। आयकर लगाने के उद्देश्य, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयकर लगाने का उद्देश्य जो है, ये आर्थिक जो इकोनॉमिक जो आपके कहें उसको जो हानियां होती है, लॉसेस हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए, जो डैमेज है, डैमेज फील करने के लिए, है ना, इसको लगाया जाता है। तो इसका एक इतिहास है, जैसे कि इतिहास में हम कहें कि भारतीय आयकर अधिनियम, इसमें ये इतिहास में आपके जैसे कि बताया गया है, इसमें 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ था, है ना, अब इसके कारण से जो विभिन्न स्थितियां निर्मित हुई जिससे कि इसको लागू किया गया, तो वो जो क्षतिपूर्ति है उसकी पूर्ति करने के लिए टैक्स का आधार दिया गया। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, माने लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए और जनहित में, यानी कि पब्लिक सेक्टर को ध्यान में रखते हुए ये कार्य किए जाते हैं। तो सभी कार्यों के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है, उसको भाई रिसोर्सेस चाहिए और फंडिंग भी चाहिए। जब उसके पास फंड होगा तभी वो क्या है, पब्लिक के लिए इशू कर पाएगा और उसकी जो उद्देश्य, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो उसको पूरा कर सकता है। तो यह जनहित के लिए भी आवश्यक है। इकोनॉमिकली जो है, इसमें जो आर्थिक विषमताएं हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उनको दूर करने के लिए तो भारत सरकार जो है उसका लक्ष्य होता है कि भाई समाजवादी समाज की एक स्थापना करने के लिए ये जरूरी होता है कि भाई, जैसे देखिए हम कहते हैं ना कि भाई जो पूंजीपति है वो और पूंजीपति हो जाते हैं, जो गरीब है वो और गरीब हो जाते हैं। तो देश में इसको, इस स्थिति को भी बनाए रखना, यानी कि जो कैपिटलाइज है, जो कैपिटल जिनके पास ज्यादा है, पूंजी ज्यादा है, और जो निर्धन है, इन दोनों के मध्य में जो डिफरेंसेस हैं, जो खाइयां हैं, उसको भी भरने के लिए चाहिए। हर व्यक्ति को हर सुविधा होनी चाहिए। जैसे कि हॉस्पिटल सेक्टर वर्तमान में आप देखें तो भाई हॉस्पिटल सेक्टर में सारे लोगों को चाहिए, भाई जिसके पास है वो तो इलाज करा लेगा, लेकिन जिसके पास नहीं है वो कैसे करेगा। अब इसके लिए क्या करता है गवर्नमेंट, जो है वो विभिन्न प्लान तैयार करते हैं, अलग अलग डिफरेंसेस प्लान वो लाते हैं, है ना। उन प्लान के अंतर्गत में क्या करते हैं कि वो सुविधा देते हैं। जैसे आप देखते हैं कि वो गवर्नमेंट जो है, जो समयानुसार विभिन्न प्लान जो है वो लॉन्च करता है। उस प्लान के माध्यम से जो निर्धन है, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको सुविधाएं प्रदान करते हैं। जैसे आपने अभी देखा कि भाई वो सिलेंडर, गैस सिलेंडर का एक प्लान हुआ था, है ना, ये योजना आई। इसमें जो निर्धन जो लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको सुविधाएं दी गई। तो वो सुविधाएं सरकार कहां से देंगी, जैसे कि हॉस्पिटल में आप देखिए कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं, निःशुल्क होते हैं, और उसमें भी विभिन्न योजनाएं लागू करती हैं। जैसे कि आपका देख रहे हैं अभी एक स्मार्ट कार्ड वाली सुविधा है। अभी वर्तमान में आपको जो चल रहा है, ये सबको मर्ज करके एक संजीवनी के रूप में दे दिया गया है कि भाई इसमें इतने तक के सभी व्यक्ति के लिए इलाज जो है वो मुफ्त होगा। तो गवर्नमेंट जो है ये योजना तो लागू की, अब इसमें ये पैसे आएंगे कहां से, इसमें कैपिटल्स आएंगे कहां के। तो सरकार के पास जब आएगी तभी तो वो इन योजनाओं पर करेगी। तो सरकार इन सारी सुविधाओं के लिए और इसमें एक तालमेल, समानांतर, पैरेलल में रखने के लिए क्या करती है, वह टैक्स के माध्यम से धन अर्जित करती है, पूंजी लेती है, और उस पूंजी को जनहित में उपयोगी बनाने के लिए एक स्लैब सिस्टम के रूप में इसको लागू करता है, खंड प्रणाली जिसको की कहा जाता है। तो सरकार जो है आयकर की खंड प्रणाली, यानी कि स्लैब सिस्टम, ये लागू करती है और उसके अनुसार से ये कार्य करती है ना। अब इसमें स्लैब के बारे में बात करते हैं तो स्लैब में आपका टैक्स की जो है, इसमें स्लैब है अलग अलग, जो कि मैंने बताया, इंडिविजुअल है या हिंदू विभाजित परिवार है, फर्म है। अब इसमें इंडिविजुअल में से देखते हैं कि भाई सामान्य व्यक्ति है या नहीं है, फिर हम निवास स्थिति के दायरे में जाएंगे, वह आगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट ये भी आता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट।
इसको भी वो प्रोत्साहन के लिए, उसको भी आगे लाने के लिए ये प्लान करती है। तो सरकार जो है ये आयकर अधिनियम में कुछ ऐसे प्रावधान करती है जिससे कि सेविंग, जो पब्लिक है उसकी सेविंग को बढ़ाने की कोशिश करती है, जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, यानी कि रोटेशन, लिक्विडेशन जब बने रहेगी, लिक्विडिटी बने रहेगी, तो वो क्या होगा सही तरीके से कार्य सफल हो पाएंगे। और कैपिटल जो मैन्युफैक्चरिंग है यानी कि पूंजी निर्माण की बात आती है, जब कोई व्यक्ति अपनी बचत का विनियोग के रूप में उसको जमा करता है, इन्वेस्टमेंट के रूप में करता है, तो इससे क्या होती है कि देश में पूंजी कैपिटल जो है वह बढ़ती है, उसमें इंक्रीज होती है। तो सरकार इस धन को भी काफी महत्वपूर्ण रूप से इन कार्यों का सहयोग प्रदान करता है। भारत में जो आयकर का इतिहास रहा है ना, यानी कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, तो इसमें हम ये कहें कि आयकर का जो इतिहास है ये हम इसको दो पार्ट में मुख्य रूप से बांटते हैं। एक तो है आपका फ्रीडम से बिफोर फ्रीडम और आफ्टर फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति और दूसरी स्वतंत्रता की बाद की स्थिति, ये दो पार्ट में। तो स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि जिस समय में अंग्रेज जो हैं उनका शासन काल था, तो उस समय में आयकर जो है उस समय में भी लगती थी और उस समय काफी कुछ लगता था। तो उस समय उनका उद्देश्य होता था यहाँ का शोषण करना, है ना। वर्तमान में इसका उद्देश्य जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, बदल गया है। यहाँ पर जनहित के लिए है, वहां पर वो क्या है, शोषण करना होता था। तो आयकर का यदि हम प्रारंभ को देखें तो 1860 में से है ना, 1860, 1886 माने 1860, 1886, 1918, 1922, ये जो है ये बिफोर फ्रीडम का है, यानी स्वतंत्रता से पूर्व। स्वतंत्रता के बाद जो है आयकर अधिनियम जो है सही तरीके से भारत में जो लागू हुआ 1961 से, ठीक है। तो यहां पर ये स्थितियां जो रही हैं, इसमें आयकर का जो लागू करना, इसमें मुख्य रूप से एक नाम आता है, सर जेम्स विलियम्स, ठीक है। तो भारत में आयकर की शुरुआत सर्वप्रथम 1860 में माना गया है, और उस समय में शासन जो था अंग्रेजों का था, जिसमें कि सर जेम्स विलियम्स थे और उनके द्वारा ही लगाया गया। और इस तरीके से ये आगे इसकी हिस्ट्री है, इसमें पढ़ते गए तो हिस्ट्री में हम ज्यादा अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। दूसरा रहा, दूसरे पास्ट में पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता के बाद की जो स्थिति है, तो इसके पश्चात क्या हुआ कि भारत सरकार ने आयकर अधिनियम जो थी पहले काफी क्लिष्ट थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक के टैक्स देते ही रहता है ना। जब बर्थ हुआ, बर्न हुआ, तो हम नगर पालिका में जैसे एंट्री होती है तो वहां जाते हैं तो भी टैक्स देना ही पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अब लास्ट हम पहुंच जाते, डेथ होती है, तो जब हमको लेके जाते हैं, अंत्येष्टि करते हैं, तो उस समय भी नगर निगम को वो टैक्स देना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। भाई फला आदमी गया और ये हुआ तो उसका इतना उसमें जमा करना है, तो रजिस्ट्रेशन शुल्क है, ये है, वो है, ये बहुत सारे, है ना। तो ये काफी जटिलताएं हैं और उसको न्यूनतम करने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की आयोग तैयार किए गए, समितियों का गठन किया गया और उसके माध्यम से जो टैक्सेशन है ना, इसको टैक्सेशन को कम किया गया। जैसे कि टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन जो है ये बने आपके ये 1953 में, 1958 में जो डायरेक्ट टैक्स है इसके लिए डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमीशन स्थापित किया गया, बनाया गया, है ना। और इन दोनों के आयोगों के सुझाव के आधार पर ही आयकर अधिनियम 1961 इसको पारित किया गया। तो आयकर अधिनियम 1961 यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 1 अप्रैल 1962 1 अप्रैल 1962 को प्रभावशील हुआ, ये लागू हुआ। और आयकर अधिनियम के अंतर्गत अब इसमें काफी संशोधन हो गए, तो जिसमें कि आपका पूर्णतः संशोधन जो है 1961, फिर 1962 में हुआ, फिर इसमें फाइनेंस एक्ट एनुअल ये लागू किया, गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस लागू किए गए, है ना।
आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में जुडिशियल डिसीजंस हुए, यानी उच्चतम और उच्चतम न्यायालय के निर्णय को भी शामिल किया गया। तो आयकर अधिनियम का क्षेत्र जो है ये संपूर्ण भारत में है। आयकर अधिनियम जो 1961 में लागू हुआ था ये संपूर्ण भारत में, अर्थात जम्मू और आपके कश्मीर इसको भी शामिल किया गया था, इसमें सभी में लागू किया गया था। ठीक है, तो ये छोटा सा एक ब्रीफ है आपका इनकम टैक्स के लिए, और आयकर की गणना करने की जो विधियां हैं, आधार है, प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेड इनकम टैक्स कैलकुलेट जो किए जाएंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे, है ना। नेक्स्ट पीरियड में, जब नेक्स्ट आपका पीरियड होगा तो उस समय बात करेंगे। तो आज ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था, फर्स्ट क्लास था, इसलिए अब इसमें मैं आपको सिलेबस के आधार पर आगे के जो प्रोसेस है वो जो आगे के जो सिलेबस है उसके बेस पर ही हम आगे के लेक्चर्स जो हैं वो तैयार करेंगे और वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ओके। नहीं